हाँ तो बच्चों, आज जो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम की वाली जो किताब है, इसका जो पहला पार्ट है वो अपन शुरू करते हैं। पहले पार्ट में दो चीज़ें आएंगी। एक है कि भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के कारण बताइए। उसके बाद में इसी के तहत एक राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी 1885 में, तो उसके संदर्भ में भी दो मत माने जाते हैं। एक मत ये माना जाता है कि कांग्रेस एक राष्ट्रीय संस्था के रूप में कार्य कर रही थी देश की आज़ादी के लिए, लोगों को जगाने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए। और दूसरा मत जो उग्रवादी जो लोग थे, क्रांतिकारी जो लोग थे, लाला लाजपत राय, तिलक, विपिन चंद्र पाल, ऐसे लोग क्या है कि कांग्रेस की आलोचना करते थे। तो वो ये मानते थे कि कांग्रेस की स्थापना एक सुरक्षा कवच के रूप में की गई थी। तो में दोनों मतों में क्या क्या के पक्ष और विपक्ष में क्या क्या तर्क दिए जाते हैं, तो वो आपको बताया जाएगा। सबसे पहले भारतीय जो राष्ट्रवाद के जो कारण हैं, उन कारणों को क्या है कि हम आपको बताएंगे। तो यह भारतीय राष्ट्रवाद के अगर कारण देखे जाएं तो लगभग 15-20 से 10-12-15 कारण देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहला जो कारण है 1857 की क्रांति मानी जाती है। भारत में राजनीतिक एकता की स्थापना मानी जाती है। संचार के साधनों का जबरदस्त विकास माना जाता है। और यहाँ क्या है कि पाश्चात्य शिक्षा पाश्चात्य वेस्टर्न जो एजुकेशन है वो भी इसके लिए क्या है कि एक कारण मानी जाती है। तो कई कारण हैं। तो आप शुरू में देखिए कि जो भारत जो है, भारत के ऊपर समय समय के ऊपर कई आक्रमण हुए हैं। प्राचीन में अगर देखा जाए तो आर्यों ने भारत के ऊपर हमला किया। उसके बाद में 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम आया। उसके बाद में क्या है कि जो यूरोपीय जो शक्तियाँ, वो भी क्या है कि भारत के ऊपर भारत के साथ उन लोगों ने ट्रेड करना शुरू कर दिया, व्यापार करना शुरू किया। तो वहाँ क्या है कि जैसे डच आए, फ्रांसीसी आए, पुर्तगाली आए, अंग्रेज आए। मगर डच हैं, पुर्तगाली हैं, फ्रांसीसी हैं, वह समय के साथ क्या है कि उन्होंने अपना प्रभाव खो दिया। और क्या है कि अंग्रेज जो थे, दूरदर्शी थे, उन्होंने क्या है कि ये सोचा कि भारत एक कई भागों में क्या है कि बटा हुआ देश है, यहाँ कई मजहब हैं, कई दृष्टिकोण हैं, क्षेत्र के हिसाब से भी अपने पास विशाल भूभाग था। तो वो क्या है कि लास्ट में क्या है कि 100 साल के छोटी बड़ी अवधि में उन लोगों ने भारत के ऊपर कब्जा कर लिया। तो यहाँ सबसे पहली यह है कि यहाँ एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वह लंदन में क्या है कि इंग्लैंड के जो कुछ व्यापारी थे, उन लोगों ने एक ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। और वो जो ब्रिटिश महारानी थी उनके पास गए और उन्होंने एक लाइसेंस लिया कि जो पूर्वोत्तर जो राज्य हैं, तो उनके साथ क्या है कि वो व्यापार करना चाहते हैं। तो वहां जिसकी महारानी ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पट्टा दिया, लाइसेंस दिया कि आप पूरे देशों में जाकर व्यापार कर सकते हैं। तो यहाँ 31 दिसंबर 1600 को वहाँ क्या है कि जहांगीर के शासनकाल में ये लोग सूरत आते हैं। और यहाँ क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारी के रूप में यहाँ वो लोग आते हैं, व्यापार करना उनका उद्देश्य था। मगर धीरे धीरे क्या है कि उन्होंने देखा कि भारतीय समाज टूटा हुआ समाज है, इसमें फूट ज़्यादा है। यहाँ के जो राजा महाराजा हुआ करते थे वे आपस में लड़ते ज़्यादा हैं। तो उन लोगों ने धीरे धीरे क्या है कि शक्ति मूलक जो गेम है वो क्या है कि खेलना शुरू कर दिया। यहाँ 1757 तक वहाँ जो सिराजुद्दौला के नेतृत्व में जो प्लासी का युद्ध हुआ था, तो 1757 तक आते आते उन लोगों ने भारत के बड़े भूभाग के ऊपर क्या है कि कब्जा करना शुरू कर दिया था। और 1857 तक आते आते 100 साल में 1857 तक आते आते तो उन लोगों ने क्या है कि पूरे लगभग सारे भारत के ऊपर उन्होंने आधिपत्य जमा लिया था। तो यहाँ डलहौजी था, लॉर्ड डलहौजी की जो हड़प नीति थी, जिसके कारण क्या है कि वो रजवाड़ों को परेशान करता था, उनको उनका विलय अंग्रेजी साम्राज्य में करवाना चाहता था। तो वहाँ क्या है कि असंतोष आ गया। तो परिणाम यह हुआ कि यहाँ जो कुछ जो देशभक्त जो राजा थे, महाराजा थे,
उन लोगों ने क्या है कि 1857 का में क्या है कि अंग्रेजी साम्राज्य को उखाड़ फेंकने के लिए क्या है कि उन लोगों ने बिगुल छेड़ दिया। चूंकि यह सैनिक विद्रोह था, मगर सैनिक विद्रोह से भी ज्यादा इसने क्या है कि भारतीय लोगों को क्या है कि जगाने का काम किया। हालांकि ये क्या है कि विद्रोह सफल नहीं हो पाया कंप्लीट रूप से, मगर फिर भी यहाँ क्या है कि जिस हिसाब से, जिस अमानवीय तरीकों से क्या है कि इस आंदोलन का दमन किया गया, तो वहां से क्या है कि भारतीय जो जनता है वो नफरत करने लग गई अंग्रेजों से। इसलिए यहाँ क्या है कि अगर भारतीय राष्ट्रवाद का कोई बेसिकली कारण माना जाता है प्रोत्साहन, तो वो निश्चित रूप से 1857 की क्रांति। हालांकि 1857 की क्रांति असफल हो गई थी, मगर इसके कारण क्या है कि अंग्रेजों की भी आंखें खुल गई थी। उन्होंने अंग्रेजी जो संसद है, ब्रिटिश पार्लियामेंट है, वहां के रानी है, वहां के प्रधानमंत्री है, जो भी है नेता हैं, तो उन्होंने क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसके भ्रष्टाचार है, इसके काले कारनामों के ऊपर क्या है कि वो उन लोगों ने नजर रखना शुरू कर दिया। तो 1858 में ब्रिटिश सरकार ने क्या है कि कंपनी के शासन का खात्मा किया, सत्ता हस्तांतरण और भारत के लिए बेहतर कानून उन लोगों ने बनाया, और भारत का जो साम्राज्य का जो संचालन है अब ब्रिटिश पार्लियामेंट के माध्यम से या ब्रिटिश रानी या राजा के माध्यम से होने लगा। तो यहाँ इसके बाद में क्या है कि अंग्रेज जो आए थे, अंग्रेजों के कारण क्या है कि भारत में एक राजनीतिक एकता स्थापित हो गई थी। यहाँ अशोक के समय में राजनीतिक एकता थी, अकबर के समय में थी, और उसके बाद में क्या है कि रजवाड़े आपस में बटे हुए थे। तो यहाँ अंग्रेज जो आए उनके कारण क्या है कि भारत में राजनीतिक एकता स्थापित हो चुकी थी। इसलिए स्थापित हो चुकी थी कि उन्होंने संचार के साधनों में, आवागमन और संचार के जो साधन है उनका तीव्र विकास किया, उनका स्थापना की भारत में। हालांकि संचार और यातायात के साधनों के पीछे इनका विस्तार करने के पीछे उनके साम्राज्यवादी हित थे, मगर साम्राज्यवादी हित तो थे, मगर इसके कारण क्या है कि पूरे भारत के लोग एक दूसरे से क्या है कि जुड़ गए। जैसे डलहौजी के शासन में क्या है कि यहाँ ट्रेन चली मुंबई से पुणे के बीच में, और वहाँ क्या है कि पोस्ट ऑफिस की स्थापना हुई, टेलीफोन की स्थापना हुई। तो इसके कारण पढ़ा लिखा जो भारत का जो कुनबा था वो क्या है कि आपस में बैठने लग गए, मिलने लग गए। ट्रेन के माध्यम से वो लोग मिलने लग गए, टेलीफोन के माध्यम से वो लोग बात करने लगे, पत्राचार के माध्यम से वो लोग बातचीत करने लगे। तो संचार और आवागमन के जो साधन थे इनके कारण क्या है कि पूरे भारत में क्या है कि एक राजनीतिक एकता स्थापित हो गई। यहाँ जल्दी ही क्या है कि हमारे जो लोग थे, जो क्या है कि पढ़े लिखे लोग थे, पढ़ने लिखने के लिए विदेशी जाने लग गए। तो अंग्रेजी भाषा क्या है कि हम लोगों हमारे पूर्वजों ने सीखी, और विदेशी इस भाषा के कारण क्या है कि जो विदेशी जो विद्वान थे उनके ग्रंथों को पढ़ना शुरू कर दिया। ठीक है, मिल्टन की ऑन लिबर्टी, स्वतंत्रता के ऊपर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ उन लोगों ने पढ़ा। यहाँ क्या है कि आपका सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसों के द्वारा लिखा गया, उसको पढ़ा। विदेशी जो क्रांतियां थी, फ्रेंच रिवोल्यूशन थी, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम था, और भी कई महान जो घटनाएं थी उनको पढ़ना शुरू कर दिया। ठीक है, और वहां के जो बड़े बड़े जो दार्शनिक थे, चिंतक थे, विद्वान जो लोग थे उनके विचारों को पढ़ा। तो पश्चिम का आधार क्या है कि पश्चिम में क्या है कि डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी का आधार स्तंभ इक्वलिटी, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व, भाईचारा। तो यहाँ उन लोगों ने देखा कि वहां पाश्चात्य शिक्षा के माध्यम से उन लोगों ने जानना शुरू किया कि वहां क्या है कि उन्मुक्त समाज है, खुला हुआ समाज है। तो क्यों ना भारत में भी क्या है कि इसी प्रकार का विकास होना चाहिए, भारत में भी क्या है कि डेमोक्रेसी आनी चाहिए। तो यहाँ जब अंग्रेजी पढ़ना सीखना शुरू कर दिया, रोजगार के लिए या पढ़ने के लिए, व्यापार करने के लिए विदेशों में जो क्या है कि जाकर बस गए। तो विदेशी जो क्रांतिकारी थे, गैरिबाल्डी था, मैकियावेली था, इनका उनके ऊपर काफी प्रभाव पड़ा। और वे जब भारत वापस आकर उन लोगों ने चिंतन करना शुरू कर दिया कि पश्चिम में खुला हुआ समाज है, वहां तानाशाही नहीं है, मगर यहाँ अंग्रेजों की क्या है कि तानाशाही स्थापित है। और इसके अतिरिक्त भारत में क्या है कि आंतरिक रूप से सामाजिक और धार्मिक आंदोलन भी चल रहे थे। तो ये जो सामाजिक और जो धार्मिक जो आंदोलन है इनके कारण भी क्या है कि भारतीय जनमानस राष्ट्रवाद की तरफ आकर्षित हुआ। जैसे अब ब्रह्म समाज की स्थापना की राजा राम मोहन राय ने 1828 में। राजा राम मोहन राय को आधुनिक पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। तो जो ब्रह्म समाज था वो क्या है कि सामाजिक रूढ़ियों को क्या है कि नष्ट करना चाहता था, उनका खात्मा करना चाहता था। ये राजा राम मोहन राय का जो ब्रह्म समाज है महिला शिक्षा का समर्थक था, सती प्रथा का विरोधी था, स्वतंत्र प्रेस के हिमायती थे,
और वो क्या है कि विदेशी जो भाषा है, अंग्रेजी जो भाषा है, इसके क्या है कि समर्थक थे। यहाँ क्या है कि एक और ऋषि मुनि थे हमारे, जो उन्होंने दयानंद सरस्वती, उन्होंने क्या है कि 1875 में 10 अप्रैल शायद होगा डेट, तो वह 1875 में उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। और उन्होंने क्या है कि गो टू बैक, वेदों की तरफ लौटने का क्या है कि आह्वान दिया। और उन्होंने कहा कि वेद ईश्वर द्वारा रचे हुए ग्रंथ हैं। तो वहां उन्होंने क्या है कि शुद्धि आंदोलन चलाया, थियोसॉफिकल सोसाइटी थी, और भी कई ऋषि कोई कई लोग क्या है कि सामाजिक और धार्मिक आंदोलनों के माध्यम से भारतीय जनमानस को क्या है कि जगाने का काम कर रहे थे। इसके बाद में क्या है कि भारत की आर्थिक दुर्दशा थी। अंग्रेज क्या है कि व्यापारी बनकर आए थे। कोई भी व्यापारी हो, छोटा व्यापारी हो या बड़ा व्यापारी हो, उसका एक उद्देश्य है कि वो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम क्या है कि बेनिफिट कमाना चाहता है, कम लागत से ज्यादा वो क्या है कि पूंजी प्राप्त करना चाहता है। यही अंग्रेजों का नियम था। तो अंग्रेजों के कारण हमारे क्या है कि जो परंपरागत उद्योग धंधे थे, स्पेशली कपड़ा उद्योग था, वो क्या है कि तबाह हो गया। क्योंकि वहां से जो इंपोर्ट होता था उनके ऊपर कोई आयात कर वो नहीं लगाते थे। परिणाम स्वरूप भारत के परंपरागत उद्योग धंधे या तो चौपट हो गए या तबाही के कगार पे आ गए। परिणाम यह हुआ कि भारत की आर्थिक दरिद्रता बढ़ती गई। चूंकि वो हमारे क्या है कि संसाधनों का मिसयूज करते थे, वो यहाँ से लेकर जाते थे, वहां से पक्का माल यहाँ बेचते थे। तो परिणाम हुआ कि हमारे उद्योग धंधे उनसे कंपटीशन नहीं कर सकते थे, ऐसी स्थिति में नहीं थे। परिणाम हुआ कि भारतीयों की दरिद्रता में, गरीबी में, अभाव में क्या है कि अभिवृद्धि होती गई, एक असंतोष आ गया। तो इसी समय में क्या है कि लॉर्ड लिटन नाम का एक वायसराय था। तो उसने 1 जनवरी 1877 को महारानी विक्टोरिया को क्या है कि भारत की महारानी घोषित करने के लिए दिल्ली में एक विशाल दरबार का आयोजन किया। और वहां क्या है कि लाखों क्या है कि रुपए, करोड़ों रुपए क्या है कि फूके गए, तो उसकी शान के लिए, शौकत के लिए, अपने रुतबे के लिए। और परिणाम यह, जबकि भारत में जो दक्षिण भारत था उसमें दुर्भिक्ष पड़ रहा था, अकाल पड़ रहा था, स्थिति प्रतिकूल थी, बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति नहीं थी। तो वहां एक अखबार ने टिप्पणी की कि जब रोम चल रहा था, नीरो बांसुरी बजा रहा था। और इस लॉर्ड लिटन ने के कार्यकाल में 2-3 ऐसी घटनाएं और हुई। एक, उसने क्या है कि शस्त्र अधिनियम क्या है कि पारित किया, जिसके तहत जो यूरोपियन जो लोग थे वो क्या है कि बिना लाइसेंस के हथियार लेकर क्या है कि सड़क के ऊपर घूम सकते थे। मगर इस प्रकार का प्रतिबंध क्या है कि भारतीयों के ऊपर लगा दिया कि वो ही भारतीय जिनके पास वैध लाइसेंस है वही क्या है कि हथियार लेकर घूम सकते हैं। तो भारत के पढ़े लिखे लोगों ने क्या है कि इस एक्ट को गैंगिंग एक्ट का क्या है कि नाम दिया, गुंडा एक्ट का नाम दिया। और इसी लिटन के कार्यकाल में, वहां उन्होंने क्या है कि भारतीय प्रेस को नियंत्रित करने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या है कि उन लोगों ने पास किया। और ये जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था, ये भारतीय समाचार पत्रों के ऊपर प्रतिबंध लगाने से संबंधित था। क्योंकि यहाँ क्या है कि भारत के जो समाचार पत्र थे, भले वो बॉम्बे समाचार हो, अमृत बाजार पत्रिका हो या कोई और अखबार हो, तो वो लोग क्या है कि शासन के दोषों को उजागर कर रहे थे, भारतीयों को क्या है कि राजनीतिक शिक्षा दे रहे थे, और वो लोग भारतीयों को जगाने का काम कर रहे थे। तो वहां क्या है कि अंग्रेज क्या है कि नहीं चाहते थे कि प्रेस उनके विरुद्ध हो। तो वो क्या है कि उसने रिपन के कार्यकाल में वर्नाकुल ये प्रेस एक्ट आया, जिसके कारण क्या है कि भारतीयों के ऊपर क्या है कि भारतीय समाचार पत्रों के ऊपर वो लोग प्रतिबंध लगाना चाहते थे। और उसके बाद में क्या है कि ये जो अंग्रेज हैं, अंग्रेज भारतीयों से क्या है कि जातिगत आधार से क्या है कि नफरत करते थे। वो हम लोगों को हीन समझते थे, वो अपने को क्या है कि श्रेष्ठ समझते थे। और वहां का एक अखबार था, द मिलिट्री एंड सिविल गजट, अंग्रेजों का एक अखबार था। वो अखबार भारतीयों को खुलकर क्या है कि जी भरकर गाली देता था। भारतीय बच्चे जो स्टूडेंट ग्रेजुएट होते थे, तो ये जो अखबार था, ये उनको क्या है कि अपशब्द कहता था, जैसे बीए गुलाम, बिलबिलाते बीए बर्बाद, इस प्रकार के क्या है कि वो अपमानजनक जो शब्द है वो क्या है कि काम में लेते थे। और उसी के लिटन के कार्यकाल में वहां क्या है कि उसका एक विधि सचिव था, उसका नाम था इल्बर्ट। तो इल्बर्ट ने क्या है कि एक कानून का एक मसौदा पेश किया। वो मसौदा इस प्रकार से था कि जो अंग्रेज जो अपराधी थे, या जो अंग्रेज जो कानून का उल्लंघन करते थे, उनके विरुद्ध में मुकदमे सुनने का जो अधिकार था वो भारतीय जजों को क्या है कि दिया जाना प्रस्तावित था।
अब यहाँ क्या है कि अच्छा कदम था, ठीक है, मगर क्या है कि अंग्रेजों को जब ये पता चला कि भारत के जो न्यायाधीश हैं वो हमारे विरुद्ध में क्या है कि मुकदमे सुनेंगे, तो सारे अंग्रेज क्या है कि एक हो गए और उन लोगों ने क्या है कि इस इल्बर्ट बिल का जबरदस्त विरोध किया। परिणाम यह हुआ कि वो कुछ संशोधनों सहित वो पारित हुआ। तो इल्बर्ट बिल विधेयक जो विवाद था वो इतना गहरा था, भारतीयों के दिल में इतने उतने ठेस पहुंचाई कि जब मुट्ठी भर अंग्रेज क्या है कि हम लोगों के विरुद्ध में एक हो सकते हैं, तो हमारी संख्या करोड़ों में है, लाखों में नहीं करोड़ों में है, तो हम क्या है कि अंग्रेजों को नहीं भगा सकते। तो यानी कहने का मतलब था कि भारतीय राष्ट्रवाद के लिए कोई एक कारण जिम्मेदार नहीं है, एक परिस्थिति जिम्मेदार नहीं है, वे सभी कारण जिनके कारण क्या है कि हमारे महापुरुष हमारे पूर्वज क्या है कि परेशान थे, वो उनके दिलों में क्या है कि राष्ट्रभक्ति के भाव थे। तो कई कारण भारतीय राष्ट्रवाद के लिए कई कारण थे। 1857 की क्रांति से लेकर ये आपका इल्बर्ट बिल संबंधी विवाद था, वहां तक 12-15 कारण थे जिनका संक्षिप्त में मैंने परिचय दिया है। और कल हम आपको ये पढ़ाएंगे कि भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस थी जिसकी स्थापना 1885 में की गई थी, उसका कार्यक्रम क्या था, कांग्रेस किस हिसाब से क्या है कि सक्सेस हो रहे थे, और कांग्रेस को क्या है कि सुरक्षा कवच की अवधारणा के रूप में कौन लोग आइडेंटिफाई कर रहे थे, क्यों कर रहे थे, तो बाकी हम आपको कल बताएं। धन्यवाद।